नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स बूस्टर सेशन नंबर 52 सीजन नंबर 2। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड यू आर पॉजिटिव, यू आर मोटिवेटेड, यू आर सेफ। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, साबुन से हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं और परिवार को भी सुरक्षित रखा हुआ है। शुरू करते हैं सेशन 52 सीजन नंबर 2 का। दोस्तों, द शाइनिएस्ट रे ऑफ लाइट विल अराइव एट द एंड ऑफ द डार्केस्ट टनल। बाबा जी कहते हैं कि सबसे गहरी और काली खाई के बीच में से निकलते निकलते ही आपको सबसे ज्यादा दैदीप्यमान किरण नजर आएगी। इसका मतलब यह है दैट द पॉसिबिलिटी और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग टू अस at times are directly proportional to the bad things which are happening to us at the moment। तो भविष्य के प्रति एक आशा की किरण जगाए रखना यह बहुत आवश्यक होता है और जरूरी नहीं कि बेस्ट हमेशा मिले ही, लेकिन एटलीस्ट उस आशा के साथ हम बुरे समय को निकाल जरूर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये स्टेटमेंट? कोरोना वायरस के साथ जो कुछ भारत में हो रहा है दोस्तों आज, उसके लाइट में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बाबा जी की तरफ से था। सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। शुरू करते हैं भारत में कोरोना वायरस की कहानी, दुनिया में कोरोना वायरस की कहानी और इस सब के ऊपर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या कहना है। अब सबसे बड़ी समस्या जो ये साफ हो चुकी है कि यदि भारत में लॉकडाउन का पर्पस था कोरोना वायरस को समाप्त कर देना और ग्राफ को फ्लैटन कर देना, कर्व को फ्लैटन कर देना, तो निश्चित तौर पर इन दोनों मकसदों में हम फिलहाल तो सफल नहीं हो पाए हैं। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, मैं क्या बताऊंगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट द लॉकडाउन ऑब्जेक्टिव्स वर, देन वी कैन सी वेरी क्लियरली दैट एक्चुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज हैपनिंग नाउ रादर देन द कर्व फ्लैटनिंग आउट। यहां पर कुछ कंपैरिजन स्पेन, जर्मनी, यूके, इटली के साथ भी दिया हुआ है कि जब वो लोग अनलॉक की तरफ गए थे तो उनके कर्व या तो पूरी तरह से फ्लैटन आउट हो चुके थे या उस दिशा में थे। भारत का भी राइज हो रहा है, दुर्भाग्यवश इकोनॉमिक कारणों से हमें अब ओपन अप करना ही पड़ेगा। अब हम बिल्कुल भी किसी भी दिन इंतजार, मतलब वी कैन नॉट रियली वेट फॉर 2 or 3 days more or 2 or 3 weeks more because the social unrest angle is very very real। प्लस जो हमारा फिस्कल स्टिमुलस पैकेज आया है उसमें हाथ में पैसा तो आया नहीं है, बहुत लिमिटेड आया है। तो सरकार के लिए इकोनॉमी को ओपन करने के सिवा फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। तो एक तरह से यह दुविधाजनक स्थिति तो है। तो लॉकडाउन ने वायरस को एक्सटिंग्विश नहीं किया, कर्व को फ्लैटन नहीं किया, तो भैया अब ले दे के जिम्मेदारी उसी की है जिसके दम पर यह देश खड़ा है। आप और मैं नागरिक, तो ले लो भैया कोरोना माता का प्रसाद। गो कोरोना गो, नो कोरोना नो, करुणा माता शांत हो, करुणा माता शांत हो। निकल जा भैया भारत से। दोस्तों, दिसंबर 2021 तक अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। अब आने वाला समय थोड़ा कठिन होगा। एक्सेप्शन केवल एक है, अगर वैक्सीन आ गया तो रातों रात स्थितियां सुधर भी सकती हैं। कब आएगा किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, एक स्टेप आगे चलते हैं। यह है दुनिया भर का मैपिंग द वायरस का एनालिसिस। 65 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 4 लाख के आसपास मौतें हो चुकी हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन की आहट आ रही है। हालांकि आपको एक कॉशन मैं अभी दे दूं, एस्ट्राजेनेका हो ब्रिटेन की या अमेरिका की मॉडर्ना हो, दोनों ने एक चेतावनी बिल्कुल साफ दे दी है और वो ये दैट वी आर वेरी होपफुल दैट वी विल गेट अ वैक्सीन। वो ये नहीं कह रहे कि गारंटी वैक्सीन आ गई, ले लो इस तारीख की ऑर्डर, एडवांस बुकिंग। दे ऑल्सो नो दैट एनीथिंग इज पॉसिबल इन द ह्यूमन ट्रायल। वैक्सीन बहुत बहुत बेकार काम है, वैक्सीन बनाना बहुत समय लगता है दोस्तों, बिकॉज ह्यूमन बॉडीज आर इन्वॉल्व एंड वर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी ह्यूमन बॉडीज आर इन्वॉल्व। आप जानते हैं ना, टीके हमेशा स्वस्थ लोगों को लगाए जाते हैं, दवाइयां बीमार लोगों को दी जाती हैं। तो स्वस्थ लोगों को आप कुछ गलत चीज नहीं लगा सकते, बवंडर हो जाएगा भैया। पोलियो वैक्सीन के साथ हो चुका है 1950 के दशक में। तब मेडिकल फ्रेटर्निटी को समझ में आ गया था कि जल्दीबाजी का काम शैतान का काम। तो एस्ट्राजेनेका ये वादा कर रहा है कि दिसंबर 2020 तक मैं 100 करोड़ वैक्सीनें दे दूंगा, मतलब टीकों की दवाइयां दे दूंगा, उतनी बॉटल्स दे दूंगा और 2021 में मैं 100 करोड़ और दे दूंगा। समझ में आया? दुनिया की आबादी है 750 करोड़, तो 400-500 करोड़ वैक्सीन तो लगेंगी। अब वाकई में ये इस तारीख तक दे पाएंगे प्रूवन वैक्सीन? नो बडी नोज। मॉडर्ना ये भी तेजी से वाइडर टेस्टिंग में आगे बढ़ रही है एंड वी ऑल होप एंड प्रे टू गॉड कि ये दोनों के दोनों सफल हो जाएं। भारत के पास अपनी कंपलसरी लाइसेंसिंग रेजीम है, भारत इन्वेस्ट भी कर रहा है अलायंसेस में, तो हमें वैक्सीन सस्ते दामों पर ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसमें कोई एक्सटॉर्शनेट प्रॉफिटियरिंग होगी, बिल्कुल नहीं होगी। दूसरी खबर यह है कि ओलंपिक्स 2021 में हो सकते हैं। जापान कह रहा है कि भाई समर 2021 में स्केल्ड बैक ओलंपिक होगा। तो आशा का ऐसा है दोस्तों कि इंसान जब निराशा में आता है तो वो इतना निराश हो जाता है कि भाई दुनिया कल सुबह खत्म, और वो आशा में आता है तो इतनी आशा में आता है कि कल सुबह स्वर्ग। तो ये ह्यूमन नेचर है विच इज परफेक्टली फाइन। तो हमारा आज का पहला सवाल नोट करेंगे दोस्तों,
Why is it often said that India unfortunately got the worst of both the worlds when we talk about COVID management and economic management? बहुत अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, what is the current prospect of getting a COVID vaccine to the market? दोस्तों, फ्लैटनिंग ऑफ द रॉन्ग कर्व, ये काफी कैची फ्रेज यूज किया भारत के काफी बोल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट राजीव बजाज ने। उन्होंने राहुल गांधी के साथ एक टेलीवाइज चैट में ऑनलाइन जो हो रही थी, ये कहा कि दुर्भाग्यवश हुआ यह है कि कोविड का ग्राफ तो फ्लैटन नहीं हुआ, लेकिन इस बहुत ही ड्रास्टिक लॉकडाउन से जीडीपी का कर्व डेफिनेटली पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है और प्लानिंग सही ढंग से नहीं हुई। और ये चार्ट जो है आपको दिखाता है कि कोविड का ग्राफ ऊपर गया है, जीडीपी का ग्राफ नीचे गया है। इसमें वो एक जगह गलती कर गए, एक जगह राजीव बजाज जी ने जो गलती कर दी, आप जानते ही हैं जमनालाल बजाज जी जो महात्मा गांधी के साथ दशकों तक काम किए, उनके सुपुत्र राहुल बजाज जी, उनके सुपुत्र राजीव बजाज जी। तो इन लोगों को किसी से डर नहीं लगता, ये दिल की बात जैसी आती है वैसे के वैसे बोल देते, दे आर अफ्रेड ऑफ नो वन। अब जिन्होंने बापू के साथ काम किया उस परिवार को तो किसी से डर लगेगा नहीं। तो दोस्तों ऐसा है, जीडीपी ग्रोथ में यहां पे बजाज साहब गलत हो गए। फ्लैटनिंग ऑफ जीडीपी कर्व एक्चुअली पेंडेमिक के पहले ही हो चुका था। 7 क्वार्टर्स ऑफ फ्लैटनिंग तो पहले ही हो रही थी। 8 क्वार्टर में तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कोविड का लॉकडाउन में फंसा था, बाकी का तो फ्लैटनिंग पहली हो चुकी थी। ये आंकड़े तो मैं कितनी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूं, एनएसओ के फिगर्स हैं भाई, उसमें कोई मन से बना के तो बता नहीं रहा है। तो ये टेक्निकली थोड़ा वो गलत बोल गए, बट मोटी मोटी बात जो उन्होंने कही कि भाई अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है और जल्दी से जल्दी चीजों को हमें शुरू करना है, लेकिन रातों रात मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी नहीं। समझ में आ गया आपको? अब इस पर प्रधानमंत्री जी का सेपरेट जो अलग उनका एक ट्रैक था विद द इंडस्ट्री एसोसिएशन। तो मोदी जी का ये कहना है भैया कि ग्रोथ विल रिटर्न एंड वी आर ब्रिंगिंग मोर रिफॉर्म्स, और आर्थिक वृद्धि तो होकर रहेगी। अनलॉक 1 8 जून से आ रहा है, सब कुछ खुल जाएंगे, मंदिर मस्जिद सब खुलने वाले हैं, होटल खुलने वाले हैं, मॉल खुलने वाले हैं, लोग बाहर निकलेंगे। अब अगर ऐसे में लोगों ने असावधानी बरती तो ये जो कोविड का ग्राफ है जूम ऐसा निकल जाएगा एक्सपोनेंशियली। इसलिए मेरी आप सबसे ये बहुत 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 हाथ जोड़ के करबद्ध विनंती है, बहुत खुद को बचाइए, परिवार को भी बचाइए। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आने वाला है अभी 8 जून के बाद, जब सब खुलेगा ना और लोग दिखेंगे तो लोगों को लगेगा सब नॉर्मल हो गया। आप उस फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी का शिकार मत होना, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। नहीं तो दोस्तों मजाक नहीं कर रहा हूं, आप विद एवरी पासिंग डे मेरी बात समझ में आएगी आपको। तो प्रधानमंत्री का यह कहना है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आई रिमेन कॉन्फिडेंट इन द केपेबिलिटीज ऑफ इंडिया एंड इंडियंस। तो क्यों ना हम सब मिलकर कुछ ऐसा करें कि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जाए। पैरेलल में इंडिया इनकॉर्पोरेटेड यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का ये कहना है कि अगर बहुत जल्दी से अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आई तो बहुत मैसिव स्केल पर सोशल अनरेस्ट की संभावना बन सकती है। और वो बात तो खैर सच है, अगर काम ही नहीं होगा तो फिर सोशल अनरेस्ट तो फैलेगा। हालांकि मनरेगा के बारे में अब जितना हमने देखा 1 लाख करोड़ का आवंटन है, उससे चीजें काफी हद तक बैलेंस भी होगी, वो बात भी पैरेलल में सत्य है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट मेक्स द प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिया रीगेनिंग इट्स इकोनॉमिक इम्पेटस। मई का इकोनॉमिक आंकड़े जो सामने आए हैं तो डिस्टिंक्ट इंप्रूवमेंट दिखने लगा। इट शोड अ मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन सम इकोनॉमिक पैरामीटर्स कंपेयर टू अप्रैल। अप्रैल में तो सब कुछ बंद था, लेकिन पावर जनरेशन, पोर्ट ट्रैफिक यानी बंदरगाह का यातायात और ई वे बिल्स जो जीएसटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का ट्रैकिंग आप कर सकते हो, ये सब आंकड़े पॉजिटिव हो गए। तो ये बहुत अच्छी बात है। मिंट ने ये 6 ग्राफ दिए, उसमें से आप समझ लो एक्चुअली दिस कुड शो द रिलीज ऑफ पेंट अप डिमांड। अब कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग ऐसे 50-60 दिन से बंद थे, ये अचानक से डिमांड जो निकल कर आई है ये उसका नतीजा है, और ये अपने आप फ्लैटन हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद। तो मई की स्थिति ये है, लेकिन लेट अस होप कि ये कंटिन्यू रहे। ओनली प्रॉब्लम इज कि ये कंटिन्यू रहेगी कैसे। अगर उस गति से अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ी, जॉब्स में पैसे का फ्लो नहीं बना, तो फिर ये होगा कैसे? दिस इज द होल आइडिया। तो वी विल वेट एंड वॉच, वी विल सी व्हाट हैपेंस इन जून, जुलाई एंड सो ऑन। द थिंग्स सीम टू बी स्लाइटली ट्रिकी बट वी विल सी। दोस्तों आपको बताते हुए बहुत खुशी है, इसी सप्ताह से हमारी मेंबरशिप शुरू हो गई है 1 जून से। बहुत ही शानदार जा रहा है सीए बूस्टर प्रीमियम। आप आगे बढ़िए और आज के आज मेंबरशिप ले लीजिए। इट हैज टर्न्ड आउट टू बी अ वंडरफुल एक्सपेरिमेंट। सैकड़ों बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, सबको बहुत मजा आ रहा है, और हम सप्ताह में 5 बार सीए बूस्टर प्रीमियम 45 मिनट्स का अपलोड करते हैं। ये फर्स्ट लेवल ऑफ मेंबरशिप है। आप यूट्यूब चैनल पर जाके ज्वाइन का बटन देख लीजिए, इस वीडियो के नीचे भी आपको दिख ही रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो हमें बताइए, और आप हमें PTHQ@PT Education पर अपना
मोबाइल नंबर भी भेज सकते हैं अगर आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कार्ड वार्ड की दिक्कत आती है तो मेरी टीम कॉल करके आपकी मदद भी कर देगी, वो रिजॉल्व हो जाता है इशू कार्ड का, चिंता मत करो, इट कैन बी रिजॉल्व इजीली, उसका एक तरीका है। आई होप आप हमारे साथ जुड़ेंगे और पूरा पूरा लाभ लेंगे। थैंक यू सो मच। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, खूब पढ़ो बेटा, जीवन में खूब आगे बढ़ो। अमेरिका में जो रेसिज्म अब निकल कर आया है आपको पता ही है, ये पूरा कहानी जॉर्ज फ्लॉयड के समय से, तो इसका थोड़ा सा बैकड्रॉप मैं आपको दे दूं। देखिए ऐसा है कि स्लेवरी पहले दुनिया भर में कई जगह बड़े व्यापक स्तर पे चलती थी। अरब क्षेत्र से जो अरब स्लेव ट्रेडर्स होते थे उन्होंने तो कई सदियों तक किया, फिर यूरोपियंस ने शुरू कर दिया। बोट लोड्स ऑफ स्लेव्स वुड गो फ्रॉम अफ्रीका टू नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और नॉर्थ अमेरिका में भी जो पूरा कॉटन प्लांटेशंस थे साउथ नॉर्थ अमेरिका के, यानी यूएसए के साउथ के, जहाँ पे कॉन्फेडरेटेड स्टेट बना, सिविल वॉर हुआ, वहाँ तो सब ब्लैक्स ही ब्लैक्स थे। आप अगर उस पर कुछ एक पॉपुलर मूवी देखना चाहते हैं हॉलीवुड की तो आप देखिएगा जैंगो अनचेन्ड, देखिए क्विंटिन टैरेंटिनो की बनी हुई मूवी है, वॉयलेंट है लेकिन उसमें मैसेज बहुत अच्छा दिया हुआ और उस वक्त की पॉलिटिक्स को समझने का बहुत अच्छा तरीका, जैंगो अनचेन्ड। एनीवे दोस्तों, तो स्लेव्स ने जो साउथ यूएसए है वहां की इकोनॉमी को संभाल के रखा था। फिर सिविल वॉर हो गया और उसके एंड में 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन आ गया। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने एक मुक्ति दान उद्घोषणा कर दी और ब्लैक्स को धीरे धीरे स्लेव्स को जो है आजादी धीरे धीरे देना शुरू कर दी। लेकिन एक बार स्लेवरी खत्म हुई तो वहां की गोरी चमड़ी के लोगों ने दूसरे प्रकार की दीवारें खड़े करना शुरू कर दी। सिविल राइट्स नहीं मिले, कभी वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कभी सेग्रीगेशन हो रहा है। तो ये लड़ाई बहुत लंबी चली है और आज भी अमेरिका में हालात ब्लैक्स के अच्छे नहीं है, वो इस चार्ट से पता चलते हैं। अफ्रीकन अमेरिकन आर 3 times likelier to be killed in shootings than whites। अब ये तो तभी संभव है ना भाई जब उन्हीं को टारगेट किया जाए। इन मोर देन 98% ऑफ सच शूटिंग द ऑफिसर्स वर नेवर चार्ज्ड एंड द ह्यूज प्रोटेस्ट ऑन यूएस स्ट्रीट्स विल एडवर्सली अफेक्ट द कोविड बैटल। 3 बिंदुओं को आप समझेंगे, डेटा बहुत सारा है उसको पढ़ेंगे, लेकिन जो ये मैंने पहली, अभी अमेरिका में चारों तरफ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट चल रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है ब्लैक लाइव्स मैटर, और आप ऐसे थोड़ी मार सकते हो। डिमांड बिल्कुल सही है, वायलेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड, लेकिन पैरेलल में एक कोट और है, नो जस्टिस नो पीस। देखिए दुनिया में आप वाकई शांति चाहते हैं, हिंसा समाप्त करना चाहते हैं, आपको न्याय देना ही पड़ेगा। आप न्याय छीन कर ये बोलें कि लोग शांत रहें, तो इतिहास गवाह है 5-6 हजार साल का कि वैसा कभी लॉन्ग रन में होता नहीं है। आप टेम्पररी दबा भी सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से और निकलेगा। Hence, justice is the first condition for peace. It is not that peace is the first condition for justice. याद रखिएगा, ये सोशियोलॉजी में बहुत बेसिक एक सिद्धांत होता है। मेरा अगला सवाल, why is it often said that no justice नो पीस, कोट अनकोट, नो जस्टिस नो पीस। सोचिएगा ये बहुत अच्छी बात है, हालांकि आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं जैसा कई लोग करते भी हैं। तो दोस्तों अब इसमें जब मैंने पहले प्रोटेस्ट के जब चित्र देखे तो मुझे एक चीज एकदम से स्ट्राइक हुई कि यार 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना से और उसमें ये प्रोटेस्ट, तो कोरोना का तो स्पाइक आ जाएगा एक और, मतलब एक और स्पर्ट आ जाएगा, बहुत भयंकर आना ही है, बिल्कुल तय है। इट्स वेरी सैड दैट द वर्ल्ड हैज टू गो थ्रू ऑल दिस। वी ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ मच मोर। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे दिन इतने खराब चल रहे हैं पूरी दुनिया में कि पूछिए मत। तो दोस्तों आई होप आप इसके ऊपर जरूर सोच विचार करेंगे और कम से कम आपके व्यक्तिगत जीवन में भेदभाव को समाप्त करने के लिए जो कर पाएंगे वो करेंगे। बुरी खबर यह है दोस्तों कि बहुत स्पष्ट है, वर्ल्ड बैंक डेविड मैलपास साहब का यह कहना है, जो उनकी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीपी जून 2020 रिपोर्ट आई है। कल मैंने बैठ के पूरी रिपोर्ट स्कैन की, मतलब ऐसे उंगली से स्कैन नहीं की, पीडीएफ से स्कैन की, लेकिन अब स्कैन की बोलते तो ऐसी चलती उंगली, तो आई स्कैन टू द होल रिपोर्ट एंड द प्रोजेक्शंस आर प्रीटी सीरियस एंड ग्रिम। उनका बेसिक ये कहना है कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंशियली and the spillover of this contraction is going to be in the social economic women empowerment fields also। तो डेविड मैलपास साहब का कहना है कि 6 करोड़ से ज्यादा लोग जो अभी गरीब नहीं है वो गरीब हो जाएंगे। ये जो पूरा इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी सबसे ज्यादा वल्नरेबल, यानी कि आप और मैं, हम उभरते हुए बाजारों के विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा हैं। चाइना भी वल्नरेबल है, लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी $14.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है तो वो श्रिंक होके भी कितना हो जाएगा उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन भारत क्योंकि $2.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था था, हमारा टारगेट था $5 ट्रिलियन। अब हम श्रिंक होंगे अगर 5, 10, 15, 20% से, कितने से होंगे अलग अलग एस्टिमेट आ रहे हैं। तो आरबीआई कहता है इतना %, कोई और कहता है इतना %। मेरा मोटा मोटा मानना अभी तक की स्टडी से ये है कि हम 10 से 30% के बीच में कहीं भी जाके श्रिंक होंगे फाइनली। दिस इज माय एस्टिमेट एंड आई प्रे टू गॉड आई एम रॉन्ग। पॉजिटिव हो जाए बहुत अच्छा। मेरा यहां तक मानना है कि हमारी नॉमिनल ग्रोथ भी श्रिंक होगी इस साल। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सिर्फ रियल ग्रोथ ही श्रिंक होगी, मेरा मानना है इट्स नॉट जस्ट द रियल ग्रोथ, इवन अवर नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी दिस ईयर में श्रिंक सब्सटेंशियली, which means that the government's revenues will shrink very very substantially। सारा टैक्सेशन नॉमिनल ग्रोथ से लिंक्ड होता है।
तो वैसे में डेट मोनेटाइजेशन यानी डेफिसिट मोनेटाइज, सिग्मा डेफिसिट इज डेट, इसलिए बात एक ही है। वैसे में डेफिसिट मोनेटाइजेशन और हेलीकॉप्टर मनी के सिवा सरकार के पास रास्ता फाइनली बचेगा नहीं। वो कुछ समय के बाद वो स्थितियां सामने आएंगी। तो ये सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं। तो इस पर मेरा पहला सवाल नोट कर लें, व्हाई इज इट सेड दैट 6 करोड़ पीपल कुड बी पुश्ड इनटू पावर्टी ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। दूसरी खबर आप देख रहे हैं, अजय पीरामल, संजीव पुरी, उदय कोटक, इन सब का ये कहना है कि अगर आर्थिक वृद्धि बहुत तेजी से अब नहीं उठी तो हमारी सामाजिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसमें से मनरेगा जितनों को रूरल एरियाज में एब्जॉर्ब कर लेगा वहां तो ठीक है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र में बैठे हुए जिनके धंधे पानी खत्म हो गए, जो वर्कर्स खत्म हो गए, और अभी कह रहे हैं कि एमएसएमईज का 1/3 बंद होने वाला है क्योंकि उनको क्रेडिट उस गति से अभी मिल नहीं रहा है जो उनको चाहिए, प्लस जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स नहीं थे उनको तो क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलने वाला है उस स्कीम में, तो वो लोग जाएंगे कहाँ, एंड दैट वुड अल्टीमेटली हैव अ सोशल इंपैक्ट। आई एम वेरी श्योर द government is aware of all this, and I am also very certain that the government will do something meaningful, because if they don't then we will see the repercussions of that as well. तो अगला सवाल नोट करें, what are the various ways in which social stability may be threatened because of the slow economic movement? यूपी एंड बिहार का मनरेगा चैलेंज, MGNREGS, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, SNA स्कीम। तो दिल्ली से जो कानून बना वो था मनरेगा एक्ट, और राज्यों में जो कानून बने वो स्कीम, यानी वहां पे जो उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होना, हर राज्य का अपना अपना मिनिमम वेज का अलग अलग होता है। एक सेंट्रल वेज आ जाता है, उसके बाद उसके ऊपर वो कुछ भी दे सकते हैं, और ये सब वैसे भी मार्केट के मिनिमम वेज से कम ही देते आए मनरेगा में। तो दोस्तों यूपी बिहार में मैक्सिमम माइग्रेंट वर्कर्स लौट के वापस चले गए हैं, करोड़ों करोड़ों में है तादाद। दोस्तों सरकारी आंकड़े जो भी बता रहे हैं, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, एक्चुअल फिगर उससे कहीं ज्यादा होंगे। ये बात तो खैर सबको समझ में आती, क्योंकि सबकी काउंटिंग तो हो ही नहीं पाई, इतना सारा तो अनऑफिशियली हुआ ना, लोग तो सड़कों पे चल चल के घर चले गए, आप बोलो। तो दोस्तों इस वजह से अब यूपी बिहार में मनरेगा को चलाना बहुत जरूरी है। सरकार ने पैसा भी दे दिया, जो कि बहुत तारीफ काबिल बात है। और हमारा अगला प्रेडिक्शन और सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है, और भगवान करे मैं सच हो जाऊं इस बार, 2020-21 में मनरेगा का आवंटन जो अभी 60 + 40,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़, ये बढ़ के 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ तक जाएगा ही जाएगा। ये आपको जुलाई अगस्त सितंबर से हिंट आना शुरू हो जाना चाहिए अगर होता है तो, और जाएगा तो 2 से 2.5 लाख करोड़ तक जाएगा, क्योंकि लाइवलीहुड के इश्यूज इतने सीरियस हैं कि अल्टीमेटली सरकार करेगी ही करेगी, कोई भी सरकार इग्नोर इस तरह कर नहीं सकती। अब ये खबर क्या है दोस्तों, ये खबर ये है कि भैया यहां पर आपको मनरेगा में काम देना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश यूपी और बिहार ही वो 2 राज्य अभी तक रहे हैं जहां एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड्स का प्रतिशत बहुत कम रहा है। एक्टिव मनरेगा जॉब कार्ड्स इतने ज्यादा रहे ही नहीं है यूपी और बिहार में, समझ में आया? तो वहां की सरकारों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पे अब बहुत ही युद्ध स्तर पे काम करना आवश्यक है, नहीं तो उतना फंड यूज ही नहीं हो पाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे दोस्तों, what are the specific steps that the UP and Bihar governments can take to actually utilize the मनरेगा funds that are going to reach them? और अभी आप एक बात समझ लीजिए, अगले 2 साल के लिए मनरेगा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वही हुआ जो हमने पहले एक बार आपके साथ चर्चा में कहा था, यूपीएससी प्रीलिम्स की तिथि अक्टूबर की निकली है। मैंने अपने पिछले सेशन में जो एग्जाम और मोटिवेशन सीरीज में ये बोला था कि सितंबर अक्टूबर के आसपास परीक्षा होगी, एंड लेट अस होप कि अक्टूबर में परीक्षा हो जाए प्रीलिम्स की। उम्मीद अब पूरी है, देखेंगे उस पर मेरा एक सेपरेट सेशन आज रात को चैनल पर आएगा, देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत बधाई, दुनिया नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही है। किम जोंग उन फिर से दादागिरी पर उतर आए हैं, तो मतलब सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड डैंडी। दोस्तों किम जोंग उन कहते हैं कि भैया यूएस क्या है, मतलब यूएस कुछ भी नहीं है, और यूएस तो अब सिंकिंग स्टार है, और चाइना उससे बहुत आगे निकल गया है, और ये साउथ कोरिया वाले क्यों मुझे आके दिखा रहे हैं, और जो मेरा देश छोड़ छोड़ के भाग गए हैं उनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मतलब ऑल द रेगुलर स्टफ विच टेल्स अस दैट थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन इन द कोरियन पेनिनसुला। अभी बहुत चिंता हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, भाई साहब गायब थे, शांत थे, कुछ बोल नहीं रहे थे, बड़ा डर लगता है। ये आते हैं, गाली गलौज करते हैं, सबको डराते हैं, स्टैंडर्ड उनकी 10 लाइनों का स्टेट, मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि चलो फिर से सब कुछ पूरी तरह से दुनिया 2018 और 19, अरे अब तो याद आता है 2018 2019 याद आते हैं वो साल, तो अब या कहां 2020 में फंस गए यार। 18 और 19 में सच फाइन है, अब तो ऐसा लगने लग गया है। तो दोस्तों मेरा अगला सवाल नोट कीजिएगा, व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द यूएस नॉर्थ कोरिया पीस ट्रीटी। अब ये बड़ा मजेदार एक झगड़ा शुरू हो गया है।
आप जानते ही हैं आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी करके 3 महीने का लोन मोरेटोरियम करवाया था, पेमेंट मोरेटोरियम, उसको बढ़ा के 3 महीने और आगे बढ़ा दिया। उसको लेके बहुत झगड़ा हुआ कि इसमें तो सिर्फ किस्तों का मोरेटोरियम और इंटरेस्ट तो पूरा जुड़ता ही चला जा रहा है, तो बैंक तो बिना कुछ कमाए लिए जा रहे हैं, बिना कुछ काम के इंटरेस्ट कमाते चले जा रहे हैं। उस पर यह तर्क दिया गया कि बैंक इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो डिपॉजिटर्स को कैसे देंगे, सेवर्स को कैसे देंगे। उस पर रिवर्स तर्क है कि यही तो भारत सरकार को पैकेज में सब्सिडी करनी चाहिए, तभी तो लोगों को रियल मिलेगा। आप समझ रहे हैं सारे तर्क। तो भैया पिटीशंस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब मजे की बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो जो है वो बोरोवर्स की तरफ से बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपने वाकई में रिलीफ बोरोवर को देने की बात की, 6 मंथ मोरेटोरियम ऑन लोन रिपेमेंट, तो अगर इंटरेस्ट वेवर ही नहीं होगा तो किस प्रकार का मोरेटोरियम, उससे तो बोरोवर को बहुत नुकसान होगा, उसको तो बहुत ज्यादा पैसा, और इस मोरेटोरियम के दौरान उस पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। उस पर सरकार का और बैंकों का यह कहना है कि इससे तो बैंकिंग सेक्टर की हालत खराब हो जाएगी, हम बिना इंटरेस्ट कमाए आगे डिपॉजिटर्स को कैसे देंगे। उस पर प्रतिकूल तर्क यह है या प्रति तर्क यह है कि सरकार को इसी चीज को तो सब्सिडाइज करना चाहिए पैकेज में, ताकि आज अगर कंपनियों को रिलीफ मिलेगा तो वो धंधा पानी शुरू कर पाएंगी, नहीं तो कल को तो वो बैठ ही जाएंगी। तो ये पूरा मामला अब किस रुख में, आई मीन व्हाट स्पेसिफिक डायरेक्शन द होल थिंग टर्न्स वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। एनपीए तो इस साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तय है। देखिए ये सबको पता है, इसमें मैं नया कुछ नहीं बता रहा हूं, और ये चिंता की बात भी नहीं है। मैंने आपको पहले क्या कहा था कि इस साल भारत सरकार को न तो रेटिंग एजेंसीज के बारे में सोचना चाहिए, न फिस्कल डेफिसिट के बारे में सोचना चाहिए, ना एनपीए के बारे में। ये कितनी बार हमने अभी कहा। अब रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, मूडीज ने गिरा दी हमारी रेटिंग। तो मूडी हो, फिच हो, एसएनपी हो, हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के ठीक एक लेवल ऊपर है। मतलब ये तय है कि 6 महीने में वो हमको नीचे गिरा देंगे, दिसंबर तक गिरा ही देंगे हमको कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। तो उनकी चिंता करके हमको क्या मिला, उनकी चिंता करके हमने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मार ली कि फिस्कल डेफिसिट। व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर यू शुड नॉट वरी अबाउट रेटिंग एजेंसीज। हो सकता है सरकार को भी ये तर्क एक न एक दिन समझ में आए या नहीं आए, सरकार की अपनी सोच होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा अगला सवाल नोट करें, शुड इंटरेस्ट बी वेव्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ लोन मोरेटोरियम स्कीम। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया चाइना के मद्देनजर काफी करीब आ रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और 9 एग्रीमेंट्स अभी हुए हैं वर्चुअल वर्ल्ड में भैया, बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया एंड द ऑस्ट्रेलियन काउंटरपार्ट प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। उन 9 में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सीएसपी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी एक व्यापक सामरिक भागीदारी। बाकी के जो 8 हैं उसमें साइबर टेक्नोलॉजी, मैरीटाइम यानी समुद्री, उसमें क्वाड भी आ ही जाएगा आगे पीछे, एजुकेशन, साइंस, टेक एक्सेट्रा। भारत ऑस्ट्रेलिया से इतना कोयला खरीदता, हमारा ट्रेड डेफिसिट काफी ज्यादा है, लेकिन भारत ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप चीन के मद्देनजर बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि चाइना का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया, ऑस्ट्रेलिया भी अपने बेट it also wants to hedge its bets and get closer to India, which is a very positive signal. And India must develop and deepen relationship with Australia, keeping fully one thing in mind. एक बहुत ही जो एक कड़वी सच्चाई है दोस्तों, वो ये कि we cannot wish China away. चाइना फिजिकली हमसे जुड़ा हुआ है, और आप you cannot wish it away कि नहीं चाइना यहाँ है ही नहीं, तो चाइना तो यहाँ है और हमें उसके साथ जीना है। हम अलग हो ही नहीं सकते हैं, कुछ भी कर लें। हाँ, हमारी इंडियन प्लेट ऊपर खिसक रही है कुछ टेक्टोनिक प्लेट, कुछ करोड़ साल में हम चीन के ऊपर से निकल जाएंगे। अब उसमें कुछ करोड़ साल है, हमें तो बात करनी है 50 साल 100 साल। तो ह्यूमन लाइफ स्केल एंड जियोलॉजिकल लाइफ स्केल्स आर डिफरेंट। सो व्हाट हैपेंस माय डियर स्टूडेंट इज दैट अल्टीमेटली वी विल हैव टू फाइंड अ वे टू कोएग्जिस्ट विद चाइना। अब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसपे मैं तपस्या में अलग से एक सेशन ले चुका हूं, उसको आप देखिएगा। मेरा अगला सवाल नोट करें, व्हाट आर द वेरियस डिमेंशंस ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप। फाइनली सेंटर ने किसी तरह यहां वहां से जुगाड़ करके 36,000 करोड़ रुपए जो है भैया राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन के पे कर दिए। राज्यों को बोल दिया कि ये तुम्हारा जीएसटी का पैसा लो, लेकिन अभी भी काफी सारा हिस्सा बचा हुआ है। और ये पैसा आया कहां से, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। ये मार्केट बोरोइंग से आया है या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आया है, नोबडी रियली नोस। लेकिन अब जो मांग आगे आएगी, देखिए बहुत ही स्पष्ट सी बात है, 2, 3, 4 महीने में, क्योंकि अब इकोनॉमी की फॉरवर्ड दिशा क्या है वो तो सबको दिख रही है। I am absolutely certain that the states will demand a reworking of the way the GST is working. पूरे जीएसटी के ढांचे को और सिंप्लीफाई करने की, रेट्स को कम करने की मांग आनी ही आनी है। और जीएसटी काउंसिल काफी फ्लेक्सिबल भी रहा है, फेडरल बॉडी है। मुझे लगता है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यू आर गोइंग टू सी दैट सम वेरी बेसिक रीवर्किंग हैपेंस इन जीएसटी। वी विल ऑल वेट एंड वॉच, क्योंकि ये वन नेशन वन टैक्स का प्रॉमिस तभी तक कारगर रहेगा
जब तक राज्यों को बराबर पैसा मिलता रहेगा। जिस दिन राज्यों को पैसा मिलना बंद हुआ, उनकी फिस्कल टांगे टूटी, वो बोलेंगे कि हमें मिल क्या रहा है इससे, उससे तो हमारा वो भैया जो सेल्स टैक्स वाला फंडा था वो एकदम मस्त चल रहा था, हमको तो वापस वही दे दो। यही होगा ना फाइनली राज्य, और क्या बोलेंगे, क्योंकि आज उनकी वो फिस्कल सोवरेंटी खत्म हो गई है। अभी तक सब चल रहा है, चल रहा है, अच्छी बात है। हमारा अगला सवाल नोट करें, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। दोस्तों, आईएएस एकेडमी के बहुत प्यारे कोर्सेस हैं, इसमें आपको 360 डिग्री सपोर्ट मिलता है, सैकड़ों लेक्चर्स मिलते हैं, ऑनलाइन एसआरसी में आपको बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेस मिलते हैं। टीम से आज बात करें, संपर्क करें, एनरोल करें। तो वैक्सीन अलायंस जो दुनिया का है, गैवी GAVI, भारत ने $15 मिलियन का उसमें वादा किया है। ये ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गैवी को एक सिंबल ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन करके बताते हैं, जो कि बात सही है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी वैक्सीन सब धीरे 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 आगे बढ़ रही हैं और सभी देशों की तरफ से इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। इसका फाइनल आउटपुट अगले 1 साल में क्या आएगा ये तो अब समय बताएगा, बट इट्स गुड दैट इंडिया इज कमिटिंग फंडिंग टू द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, बट इट शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फैक्ट कि भारत के भीतर जो कोविड के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जैसे IISER पुणे वगैरह, उनकी फंडिंग सही ढंग से हो। आज मैंने ट्विटर पे एक अपील देखी कि IISER पुणे को कंट्रीब्यूशन दीजिए, डोनेशन दीजिए। भाई वो तो सरकारी संस्थान है और कोविड के लिए तो सरकार से पैसे की कमी होनी ही नहीं चाहिए। उसके अलावा डोनेशन आए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट को एक्सटर्नल फंडिंग के साथ इंटरनल फंडिंग भी देखनी चाहिए। तो फंडिंग की बात हुई है तो भैया आप भी कर ही दीजिए, आपकी तरफ से जितना सपोर्ट मिलेगा हमारी टीम उतना बढ़िया काम करके दिखाएगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ये एक छोटा सा ग्राफ है पर्सनल लोन्स आउटस्टैंडिंग का, आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है अभी हाल के पिछले 30 से 60 दिनों में कि द टोटल लोन्स एज फार एज पर्सनल लोन्स आर कंसर्न कम हो गए बढ़ने के बजाय। ये अपने आप में डिमांड कंप्रेशन का बहुत बड़ा सबूत है। पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स वो इंजन था जिसके ऊपर पिछले 6 से 7 सालों में न केवल NBFC बल्कि भारत के सारे मेन स्ट्रीम पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अपनी गाड़ी चला रहे थे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बहुत कम हुआ था, लेकिन पर्सनल लोन्स जो थे उसमें होम लोन हो गए, रिटेल लोन्स हो गए, गाड़ी खरीदने का लोन हो गया, फॉरेन जाने का लोन हो गया, ये फलाना ठिकाना सब कुछ थे। इनकी ग्रोथ सबसे रोबस्ट रही थी। अब अगर इकोनॉमी स्ट्रेस में है, जॉब स्ट्रेस में है, तो इसका रेट भी कम होगा और वो दिख ही रहा है हमको। दोस्तों, भारत सरकार कटिबद्ध है कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए और उस क्षेत्र में नए नए ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस आया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को पूरी तरह से बदल डालने का, जिसमें अब प्राइवेट सेक्टर भी स्टॉकिंग कर पाएगा विदाउट लिमिट। टेकिंग मार्केट्स टू दी फार्मर्स, तो उसमें फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन ऑर्डिनेंस लाया गया है। डी रिस्किंग करने की बात की गई है। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 लाया गया है। ये सब चीजें करके सरकार का कहना है कि किसान और कंज्यूमर को डायरेक्टली जोड़ना है APMC के बीच की लेयर के बिना। ये बहुत अच्छा विजन है, लेकिन ये बहुत जटिल विजन है। APMC और मंडी और ट्रेडर्स और ब्रोकर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं। इतना सरल नहीं है कि उनको ऐसे हटा दें, लेकिन सरकार अब फिलहाल तो ये पूरी तरह से एक है कि भाई इनकी इनकम बढ़ानी है तो हमको बीच के मार्जिन कम करके फार्मर के पास ज्यादा लेके जाना है, विच इज एक्चुअली अ वेरी नोबल एम। तो हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द बेसिक थ्रस्ट as far as the agricultural reforms are concerned। जयप्रकाश ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश कहते हैं कि सर आपको मैंने सबसे पहले टिकटॉक पर देखा। जी हाँ सही है। हमारे एक बड़े प्यारे स्टूडेंट है, वो हमारे इन सेशंस के छोटे छोटे 1-1 मिनट के क्लिप्स टिकटॉक पर डालते रहते हैं और वहां से बहुत सारे बच्चे देखकर यूट्यूब पर हमें फॉलो करते हैं। तो हमारे प्यारे साथी जयप्रकाश जी भी टिकटॉकर हैं और वहां से उन्होंने हमें देखा और यूट्यूब पर आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई, आप पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हो गए। गॉड ब्लेस यू जयप्रकाश, पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। राव नलवाड़े जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐतिहासिक स्थली पर खड़े हैं वो। बताइए कमेंट थ्रेड में भैया कहाँ खड़े हो इस वक्त, ये कौन सा मॉन्यूमेंट है बता दो जरा हमको। गोवा का तो नहीं है कहीं है। वी आर एम्बार्किंग ऑन कंटिन्यूइंग जर्नी दैट विल चेंज द वर्ल्ड। क्या बात है। वी बाय बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ दैट वी आर ऑन द इनसाइड एंड रीचिंग अ फुल पोटेंशियल, अनकॉन्शियसली गिविंग परमिशन टू ऑल अदर्स अराउंड अस टू डू द सेम। बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपने लिखी हैं कि खूब पढ़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खूब पढ़िए राव जी और जीवन में आगे बढ़े। हमारा आशीर्वाद और प्यार आपके साथ है। दोस्तों, आप भी टेस्टिमोनियल तुरंत लिखिएगा, लिंक आपको दी हुई है, मजा आएगा। गूगल पर $5 अरब का लॉ सूट लग गया भैया। कि सुंदर पिचाई दादा ये बताओ कि जब हम इनकॉग्निटो मोड में थे तब भी तुमने हमारा सारा डेटा क्यों कॉपी किया? मतलब तुमने हमें तब भी ट्रैक किया जब हम इनकॉग्निटो मोड में थे। मैं जानता हूं आप में से कईयों का दिल बैठ गया ये सुन के, लेकिन अब किया है तो किया, क्या कर सकते हैं। और अब तुमने पाप किए तो भुगतो यार, अब क्या कर सकते हैं। तो सुंदर पिचाई को सब पता तुम क्या क्या कर रहे थे और इसके लिए $5 अरब का लॉ सूट आ गया। उनका कहना है कि वी आर गोइंग टू डिफेंड आवरसेल्फ विगरसली। आज सही बात है। मैं आपको हमेशा से एक बात कहता आया हूं, एवरी टाइम यू आर ऑन द इंटरनेट, रिमेंबर एवरी की स्ट्रोक यू मेक इज गेटिंग रिकॉर्डेड समवेयर। ये सब धोखा है, ये इनकॉग्निटो मोड।
तुम मतलब बड़े मासूम है यार, अगर तुमको लगता है कि तुम इंटरनेट पे जो है वो फेसलेस हो जाओगे किसी दिन, पॉसिबल है क्या? एवरीथिंग इज ट्रैक्ड, रिकॉर्डेड, सेव। तो सोच समझ कर केयरफुली चलो, वो बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो बेटा तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे। हाउ फीजिबल इज द आइडिया ऑफ प्रिवेसी ऑन द पब्लिक इंटरनेट? दोस्तों ये कोविड के ट्रुथ हैं, अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए हैं, और भगवान करे वैक्सीन जल्दी से आ जाए, क्योंकि फाइनल समाधान तो गुरुजी वैक्सीन ही है। लेकिन अगले कुछ महीने में फिलहाल हमारा कर्व यूं जा रहा है, और खुद को बचाए रखने के सिवा दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल बाहर निकलिए, जॉब पे जाइए, सब कीजिए, लेकिन डबल प्रिकॉशन लेके चलिए। नजर हटी दुर्घटना घटी, मैं नहीं चाहता वैसा हो। मेंबरशिप आज के आज ले लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। 5 सेशंस ऑन हो चुके हैं, बहुत इंजॉय करेंगे आप। और हमारी तपस्या सीरीज नेक्स्ट वीक फिर से शुरू होगी। इस सप्ताह हम तपस्या के सेशंस ला नहीं पाए, क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। नेक्स्ट वीक से फिर से हम रेगुलराइज कर देंगे। आपका प्यार बना रहे दोस्तों। ये बहुत शानदार 500 पेज का पीडीएफ है, लैपटॉप और कंप्यूटर पे आप पढ़ सकते हैं। इसके लिंक हमने कमेंट में दी हैं। सारी सरकारी स्कीमों का अप टू डेट कंपाइलेशन, बहुत प्यारे प्यारे एडिटोरियल्स भी हैं। आप इन्हें पढ़ना चाहें तो हमारे डेली डाइजेस्ट में एनरोल कर लें। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। मेरा एक और सेशन आज अपलोड हो रहा है रिगार्डिंग द यूपीएससी डेट जो अब आई है प्रीलिम्स की। तो दोस्तों कल आपसे मिलेंगे अब हम सेशन नंबर 53 में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।